अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंजिल मुराद। कामरान हफीज़ चौहान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निदा मंजूर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट इंजीनियर कामरान हफीज़ चौहान साहब, चेयरमैन है मंजिल मुराद पार्टी के। सर वेलकम टू स्टूडियो। बहुत मेहरबानी जी निदा, शुक्रिया। सर सबसे पहले मैं चाहूँगी हमारी पार्टी मंजिल मुराद का जो बेसिक मंशूर है आवाम के साथ वो शेयर करें। हाँ निदा, ये बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले तो हमें इसी की बात करनी है जी और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने पार्टी को अब हमारी कहना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कम से कम आप तो मेरे साथ शामिल हो गई हैं, अभी बाकी लोग कन्विंस नहीं हुए। निदा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी पार्टी का जो पहला नारा है वो है अल्लाह अकबर। और हमारी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि हम जो कुछ करें वो रब्बी खुशनुदी के लिए करें, किसी की दुनियावी खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं। और जो भी इसका भला और जो भी इसका मुआवजा है वो अल्लाह की ज़ात ही अगर अनायत करे तो करे अगले जहान में, इस दुनिया में हमें इसके लिए कोई चीज़ दरकार नहीं। दूसरा, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं है पाकिस्तान के लिए कि हम इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पर लेकर जाए। सही। एक तो ये हमारे खिलाफत के नज़दीक तरीन तर्ज हुकूमत है, और दूसरा ये कि जमहूरी तर्ज का सदारती निज़ाम है। आप ये देखें कि जिन ममालिक में इस वक्त ये मौजूद है, इस वक्त दुनिया में वही ममालिक एक्सेल कर रहे हैं। और पार्लिमानी एक फेलियर निज़ाम है, और इसको आप और 200 साल भी अगर प्रैक्टिस करेंगे, नतीजा कोई अच्छा आने की उम्मीद रखना बिल्कुल गलती होगी, क्योंकि मॉब्स की हुक्मरानी नहीं चल सकती। सही। आपको कोई फ़र्द वाहिद तो अच्छा इंसान मिल सकता है, आगे वो टीम अपनी मर्ज़ी की रख ले, लेकिन एक पूरा मॉब इलेक्ट होके जाए, सारा मॉब अच्छा हो और उस मॉब में से अच्छे लोग भी दस्तयाब हों मुख्तलिफ रोल अदा करने के, ये मुमकिन नहीं है। तो जत्थों का निज़ाम चल नहीं सकता बिल्कुल। और इसके अलावा मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि हमें इस मुल्क के आइन से लेकर आखिरी कानून तक को दोबारा रिविज़िट करने की ज़रूरत है, और इसमें बहुत इस्लाहात दरकार है, हर चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये बुनियादी सिस्टम है जिसके तहत ये स्टेट चल रही है, ये बुनियादी सॉफ्टवेयर है स्टेट के चलाने का, आइन से लेकर आखिरी कानून तक। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके तहत आपका मुल्क डिलीवर कर रहा है। सही। जब तक हम सॉफ्टवेयर को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक इस सॉफ्टवेयर को हम अपडेट नहीं करेंगे और इसमें से जो पुराना वर्जन है उसको निकाल के बाहर नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं करने देगा, ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकेगा जब तक हम आइन से लेके आखिरी कानून तक को रिविज़िट नहीं करेंगे। प्लस निदा, मैं ये कहता हूँ कि हमें पब्लिक सेक्टर को राइट साइज करना है, तमाम पब्लिक सेक्टर को छोटा करना है, ज़रूरत के मुताबिक करना है, गैर ज़रूरी महकमे अदारे ख़त्म करने हैं, गैर ज़रूरी मुलाजमीन को ख़त्म करना है, फ़ारिग करना है, और राइट साइज करने के बाद राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगाना है। और जो लोग पब्लिक सेक्टर के साथ एसोसिएटेड बचेंगे उनकी तनख्वाह मुराद इतनी लॉजिकल करनी है, इतनी रैशनल करनी है कि वो जो उनका जायज़ हक बनता हो उससे भी डबल ट्रिपल हो, ताकि उससे वो सेव करके अपना घर भी बनाएं, अपने बच्चे भी ब्याएं, आसानी के साथ अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करें, ताकि जब वो इस दबाव से निकलेंगे वो करप्शन बाय कंपल्शन से निकल जाएंगे। इस वक्त की जो तनख्वाहें हैं, प्रैक्टिकली जिस मनसब की जो तनख्वाह है वो उस मनसब की जो एक्चुअल होनी चाहिए उसका 1/4 है, कम अज़ कम 1 हफ्ते की तनख्वाह है। 3 हफ्ते की तनख्वाह 3 हफ्ते की आप पैदा कर लो, 1 हफ्ते की स्टेट दे रही है। इस वजह से पूरा निज़ाम ही तबाही की तरफ गया हुआ है, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर अगर दुरुस्त नहीं होता, कोई हुक्मरान डिलीवर नहीं कर सकता। आप सजाओं के तहत इस निज़ाम को ठीक नहीं कर सकते, आपको पहले फलाह लानी है। दीन इस्लाम भी पहले फलाह से शुरू होता है, सजा आखिरी है। आप सजाओं से हालात नहीं ठीक कर सकते जब तक उनके रूट काज को आप एड्रेस नहीं करेंगे। और जब हमारा पब्लिक सेक्टर ठीक हो जाएगा, हमारा प्राइवेट सेक्टर आज खुद खड़ा हो जाएगा, और जब वो खड़ा होगा लोगों को रोज़गार मिलेगा, हर ट्रेड को मिलेगा, अनपढ़ को भी काम मिलेगा, और एक्सपर्टिज्म बढ़ेगी, जो है ना ज़रिया माश बढ़ेगा, और मुल्क की इनकम में इजाफा होगा। और जब हम पब्लिक सेक्टर को राइट साइज कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, जो पब्लिक एक्सचेकर पे लोड पड़ा हुआ ये कम हो जाएगा। और जब हमारे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम होंगे ना, तो स्टेट के पास ज़्यादा डेवलपमेंटल आ जाएंगे, डेवलपमेंटल आएंगे, हम लोन पे ऑफ कर सकेंगे, और जो बच जाएगा उससे हम कोई डेवलपमेंट करेंगे। अगर हमारा नॉन डेवलपमेंटल ही बड़ा रहेगा तो फिर वो सारी बात है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कर्जे अदा कर सकते हैं। अब मेरे घर में अगर मुझे 1 या 2 मुलाजमों की ज़रूरत है, एक सफाई वाले और एक हांडी रोटी वाला, तो मैं वहाँ पे अगर 10 रख लूँगा
और फिर मैंने उन दो को अगर जो रखना है, मैंने उनको 20 या 25,000 देना है, मैं वही 10 को दूंगा तो 2,500, तो वो 10 के 10 2,500 तो ले लेंगे, बाकी की चोरी करेंगे, मेरा राशन चोरी करेंगे, कुछ और करेंगे और काम भी नहीं करेंगे। ये बैन ही वही हिस्सा है इस वक्त, तो हमें इसको राइट साइज करने की जरूरत है। तो दूसरा ये कि जितने हमारे तालीम याफ्ता बच्चे, उन्हें हमें बहुत सॉफ्ट लोन देने की ज़रूरत है, और उन्हें हमें बजाय नौकरियां देने के और इस निज़ाम का ग़ुलाम तैयार करने के, बेहतर है कि आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट दे, इंश्योर करें कि वो वापस हो विदाउट एनी मार्कअप हो या बहुत मिनिमम मार्कअप हो, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, डिफरेंट ट्रेड खड़े हों, और हर इंडस्ट्री को हर वो सहूलत दें जिससे वो इंडस्ट्री खड़ी हो सके। लेकिन लोन तो दिया जा रहा है ना हुकूमत की तरफ से। अब नहीं, वो कहने के लोन है, आप कभी निदा उसके लिए अप्लाई करने की कोशिश करो, क्यों इतना लोन नहीं लिया गया, क्यों बच्चे अप्लाई नहीं हुए। नहीं निदा, उसमें वो जो तर्ज अमल रखा गया वो कोई ले नहीं सकता। ना घर का लोन लेना आसान है, अच्छा, ना वो दूसरा लोन लेना आसान है, दोनों को आप एक दफा ट्राई करके देख लें कि वो है क्या सही, तो उस तरीके से निज़ाम नहीं चलेगा। ये मैं बताऊँ जी कि मेरे चूँकि चाइनीज़ मेरे ज़्यादा क्लाइंट हैं, मैं लॉयर हूँ, मेरे पास ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनीज़ का काम है, और नेट पे भी मेरा चाइनीज़ से अक्सर रब्ता रहता है। मैं एक चीज़ समझाऊँ कि चाइनीज़ क्यों अक्सर कर रहे हैं। चाइना में शायद इतनी लेजिस्लेशन नहीं, अच्छा, हमने ओवर लेजिस्लेशन कर दी है। उनका निज़ाम बहुत सिंपल है, और दूसरी बात ये कि जहाँ जहाँ तो अंग्रेज़ ने रूल किया ना, वहाँ ये CPC, CRPC, PPC ये तमाम चीज़ें आईं, जो कि आपको मतलब बताऊँ कि इसी सूरत में उन्होंने अपने मुल्क में नहीं कैरी की, उन्होंने वहाँ जाकर उसको चेंज किया। बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट थे जो हमारे यहाँ छोड़ के बरसीर में ये हुक्मरानी का कानून बना सारा। लेकिन और यहाँ के जो जिनसे उन्होंने उस वक्त अंग्रेज़ों से काम लिया था ना बड़े ओहदों पे, इन्हें वहाँ जाकर रिटायर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने तुम्हें हुक्मरानी के लिए बनाया था, तुम हमारे मुल्क में सर्व करने का काबिल नहीं, और हमारे DCI कमिश्नर आज तक उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जो हुक्मरानी के लिए लाए थे हम पे। तो जो है ना, चाइना में चूँकि अंग्रेज़ ने रूल नहीं किया, वहाँ इतने लेजिस्लेशन नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई भी अगर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए निकलता है, वो मैं देखता हूँ बिल्कुल यंग बच्चे बच्चियाँ जिनकी कोई एजुकेशन भी बहुत हाई लेवल की नहीं है, मल्टी बिलियनर हो गए हैं वहाँ पे। वो एक अगर मोबाइल का कवर बना रहे हैं उसी से बेबाक कमा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का सिस्टम उनको नहीं रोक रहा। हमारा सिस्टम, हमारा ये सिक, अंडरपेड, अनजस्ट, इलॉजिकल जो पब्लिक सेक्टर है, इसने इतनी रुकावट डाली हुई है कि कोई शख्स अपनी इंडस्ट्री चला ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो वो इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकता एक एक मरहले पे। हाँ, तो ये जब तक हम इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, मसला नहीं आता। आज़ाद कश्मीर में अदलिया का बहरान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस वक्त 7 से 8 जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट में मौजूद नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह वहाँ का अदलिया का निज़ाम चल रहा है? निदा, ये बहुत सोचने की बात है, और इसकी भारी जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर है, क्योंकि ये जो है ना, ये उसके सरबराह है सही, अपना कश्मीर कौंसिल के, और अपॉइंटमेंट इन्होंने करनी है सही। तकरीबन 5 या 6 जजेस हाई कोर्ट के शॉर्ट हैं, बिल्कुल ऐसे 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट हैं, और दोनों कोर्टों में, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों के इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं वो एक्टिंग है। अच्छा। जब तक वो जजेस कंफर्म नहीं हो, चीफ जस्टिस कंफर्म नहीं होंगे ना, वो पैनल ऑफ भेज ही नहीं सकते कि किन को जजेस अपॉइंट करना है। पहले ये 2 कंफर्म होंगे, फिर जज हाई कोर्ट पैनल भेजेगा कि कौन से जजेस अपॉइंट होने हैं, उसको फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थ्रू करेगा, वो भी अगर कंफर्म होगा, फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के पास जाएंगे, और वहाँ से वो आएंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास, ये अप्रूवल देंगे तो होगा। और इस वक्त वहाँ अमलन अदलिया खड़ी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल खड़ी होगी, एक जज, वो भी एक्टिंग चीफ जस्टिस एक। अब बहुत से मुकदमात ऐसे होते हैं जिसमें बेंच का होना ज़रूरी होता है, तमाम वो मुकदमात खड़े हो गए वहाँ पे, और हाई कोर्ट का यही बैन ही हालत है कि वहाँ पे 5-6 जजेस की कमी है, तो इसको बहुत जल्दी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और इमरान खान साहब को इस पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जजेस वो अपॉइंट हों जो मेरिट पर हों, बरादरीज़म, सियासत, इलाकायतिज़म से आज़ाद होकर हों, जो इससे कबल वहाँ पे एक तर्ज अमल चलता रहा है, और जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि इससे कबल को बहुत म्यारी इंसाफ मैंने वहाँ देखा है। तो अब म्यारी इंसाफ को इंश्योर करने के लिए बिल्कुल मेरिट पे लोगों का इंतखाब बहुत ज़रूरी है, और जो कॉम्पिटेंट है वो लोग लगे। सही। इस्लामाबाद में जैसा कि उसामा सती का बेदर्दी से कत्ल किया गया, और दूसरी जानिब जो सानिया मच में हुआ है, और वहाँ पे तहकीकात का हुक्म तो दे दिया गया है,
लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हज़ारा बरादरी का जो सूबाई हुकूमत है उस पर अदम एतमाद क्यों है? दूसरी जानब अभी तक वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब तक नहीं आएंगे हम मैयतों को तदफीन नहीं करेंगे। तो क्यों वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं जा पा रहे? और दूसरा ये बताएं कि हज़ारा बरादरी का अदम एतमाद क्यों है सूबाई हुकूमत पर? देखें, ये दो मुख्तलिफ हैं। एक तरफ मच में जो कुछ हुआ है जी। वो टेररिस्ट ने कत्ल किया, अच्छा। ठीक है, जो एंटी स्टेट है। लेकिन असामा सत्ती का जो कत्ल है जी। इसको मैं कहूँगा ये स्टेट ने किया। वो कैसे? इसलिए कि जब स्टेट का पब्लिक सर्वेंट मारेगा ना तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कत्ल उन 4-6 इंतहाई जालम और बिल्कुल ही जो इनह्यूमन वो फोर्सेस के लोग थे पुलिस के, ये उन्होंने तो जो कुछ किया जानवरपन किया है, लेकिन ये स्टेट पे भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है क्योंकि वो रिप्रेजेंट स्टेट को कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे। देखें, जब हम कहते हैं ना पुलिस वाला खड़ा है, उसकी वर्दी उसने लगाई हुई है तो उसके साथ उसका ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा। अगर वो इशारा करेगा कि गाड़ी नहीं क्रॉस करेगी तो वो नहीं क्रॉस करेगी। क्यों? वो पुलिस वाला नहीं रोक रहा, स्टेट रोक रही है आपको। स्टेट रोक रही है, उसको रिप्रेजेंट आप किया उसकी जा वर्दी रहा को हाथ से नहीं लगा सकते क्योंकि स्टेट उसने की। वर्दी पहन रखी है और वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो कत्ल कर रहा है तो वो स्टेट कत्ल कर रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को असामा सत्ती के भी घर खुद जाना चाहिए था। वहाँ पे भी। और जो मच में हुआ है, एक तो ये बड़ा जुल्म है हज़ारा बरादरी के साथ। मुझे नहीं पता कि क्या डिफरेंसेस हैं इनके कि हज़ारा बरादरी के साथ ये जुल्म हम सुनते चले आ रहे हैं। बरादरी के साथ शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है। हालांकि जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी है, लेकिन जो एलिमेंट ये हरकत कर रहा है या इसके पीछे कोई करवा रहा है, मुझे कभी यकीन है कि हमारी फोर्सेस इस काबिल हैं। फोर्सेस ने पीछे भी बहुत कुछ रौंद डाला है उनकी हाथों को। इंशाल्लाह ये हाथ भी वो रौंद डालेंगे, इसमें कोई मुझे नहीं है, कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक और नहीं है। ऐसी जो ये जहन है ना, ये जहनियत, इसका कोई इलाज नहीं होता, ये एजुकेट नहीं हो सकती। इसका इलाज इस दुनिया से इसको डिस्पैच करना ही है। सही। इस जहनियत को इस दुनिया से डिस्पैच करना पड़ता है क्योंकि ये जहनियत ट्रीट नहीं हो सकती, ये चेंज नहीं हो सकती, ये इस्लाह नहीं हो सकती। इसलिए जो एक्सट्रीम क्रिमिनल होता है ना, उसको हम सज़ाए मौत क्यों देते हैं कि उसको इस दुनिया से डिस्पैच कर दो, वो इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। इनको भी डिस्पैच करना होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हज़ारा बरादरी की इस डिमांड के बगैर भी ये इतना बड़ा वाक़या हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर को फौरन वहाँ पहुँचना चाहिए था। उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों नहीं जा रहे? मैं बताता हूँ। दूसरी बात ये कि शायद कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अच्छा। शायद सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही प्राइम मिनिस्टर को कि वो पहुंचे। चलिए, कोई क्या वजूहत है? लेकिन इस्लामाबाद में तो नहीं थी ना, यहाँ असामा के दिन को जाना चाहिए था। असामा की तरफ असामा सत्ती है भी पीटीआई का कारकुन। मैं कहता हूँ जी, उसका कारकुन छोड़े, वो पाकिस्तान का शहरी था, बच्चा था। और जो जुल्म किया, मैं इसमें थोड़ी बात करना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ऐसे लोग ये हरकत कर रहे हैं बाय बीइंग सिविल सर्वेंट, एक तो विद इन नो टाइम इनको सर्विस से पहले दिन फारग कर दें। आप सर्विस से फारग, और फारग करके एक आम आदमी के तौर पे इनका ट्रायल चलाया जाए। सही। और मैं तो ये टीवी में आ रहा था कि इनको तो जो पहले दिन पेश किया गया, हथकड़ियां भी नहीं लगी हुई थी। एक दूसरी बात, अब जो पुलिस ने अपनी फाइंडिंग जमा कराई है मजिस्ट्रेट को, आईओ ने, उसने वो उसमें डंडी मारी है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ऐसे आईओ को फारग करें। जिस आईओ ने भी बायस रिपोर्ट दी है ना, वो इस काबिल नहीं है कि वो इस मनसब पे रहे, वो सिविल सर्विस का हिस्सा रहे। क्योंकि आज अगर वो यहाँ ये कर रहा है तो वो जहाँ जहाँ आईओ रहा है वहाँ क्या करता रहा होगा, और वो आगे जहाँ जहाँ आईओ होगा वो क्या करेगा। ठीक है। और मैं तो समझता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट जुडिशरी के अंडर होनी चाहिए थी। उसी फोर्सेस के बंदे अगर करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये जिन्होंने ये जुल्म किया ना, इनको तो फौरन सर्विस तो पहले फारग करें, एक आम मुजरिम के तौर पे ट्रीट किया जाए इनको। और बड़ा अफसोस है कि जो वाक़या साहिवाल में हुआ था उसमें भी नहीं ऐसा किया गया, और पता नहीं शायद वो बच ही गए हैं, ये भी मुझे मालूम नहीं सही तरह से। और मैं ये समझता नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये स्टेट को देखना पड़ेगा। और चाहे साहिवाल का वाक़या था, चाहे ये G10 वाला वाक़या है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबल स्टेट खुद है। तो आपको क्या ये क्राइम स्टेट ने किया। इंसाफ मिलेगा या नहीं? देखो, उसको इंसाफ मिल भी जाए। जैसे कि उनके वालिद साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरे बेटे की ड्राइविंग सीट पर खून का एक भी कतरा नहीं था।
मेरे नहीं, बेटे को गाड़ी से बाहर निकाल के मारा गोलियां गया। मारी गई हैं। पहली बात ये कि उनका स्टेट पे जो अदम एतमाद है, मैं उस पे बिल्कुल उसकी तायद करता हूँ, और जो उनकी रिजर्वेशन है आईओ की रिपोर्ट के ऊपर, मैं उसकी भी तायद करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मैं उसके बाप के हौसले को देख रहा हूँ कि जिसका जवान साल बच्चा इस तरह से 21 मार साल दिया जिसकी गया। उम्र है अभी। 21 साल भी छोड़ें जी, एक बच्चे को जब पालते हैं उससे कितनी आपका प्यार होता है। बेशक। अपनी औलाद को आप देखें, जब उसको पहले दिन से पालते हैं और उसको इस जगह पे लाके एक जानवरों ने मार दिया। जैसे उसको कत्ल किया गया, ऐसे तो जानवर को भी कोई नहीं मारता। नहीं नहीं, जानवर को क्या, जानवर को भी नहीं मारना बनता। ये तो ऐसे लोग तो इन फोर्सेस में होने चाहिए। आपको पता है, मैंने एक अपने प्रोग्राम में कहा था कि इन सब की स्क्रीनिंग करें, ऐसे ही है। मेंटली सिक लोगों को पब्लिक सेक्टर से निकालें। पब्लिक सेक्टर में ये सिर्फ फोर्सेस बंदूकों वाले नहीं है, लिटरली आप बताऊं कि बड़े बड़े मनसूबों में मेंटली सिक लोग बैठे हैं। ऐसे ही है। और वो किस कदर लोग उसकी वजह से तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, निज़ाम कितना सफ़र कर रहा है, इन सब की फिल्ट्रेशन रिक्वायर है, इनकी स्क्रीनिंग रिक्वायर है। और आपको, अगर आपने साहिवाल वाले वाक़े को दुरुस्त एड्रेस कर लिया होता, आज ये ना हुआ होता। और साथ ही अभी ये वाक़या हुआ है, साथ ही अब नेक्स्ट डे खबर चली कराची में भी ऐसा ही हुआ कि वो नॉर्दर्न एरिया के बच्चे को मार दिया, पुलिस वालों ने मार दिया, वो भी पुलिस मुकाबले में। एक चीज़। दूसरा, मैं तो ये कहूँगा इस प्रोग्राम की वजह से कि आज तक जितने पुलिस मुकाबले हुए, इन सब की रीस्क्रूटनी की ज़रूरत है, और ये तहकीकात कोई गैर जानबदार जो है ना फोरम वो करे। और इस पुलिस में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मशहूर हैं मारने के, मशहूर लोग हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं। और फिर इसी तरह से आप देखें, कराची के भी एक वो एसपी, आज तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये चीज़ें एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। इन चीज़ों से सोसाइटी में हैरेसमेंट पैदा होती है, अदम एतमाद हुकूमत पे पैदा होता है, और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और इन लोगों को फ़ौरन सर्विस से फारिग करें। मुझे ऐसा लगता था कि पीडीएम के पास बहुत अच्छा मौका था कि इन दोनों सानिया के बाद अपनी सियासी सरगर्मियों को थोड़ा रोकते और इनके घरों में जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको क्यों लगता है कि क्यों नहीं किया? उन्होंने कैश तो कराने की कोशिश की है, कैश नहीं करवाया, उस तरह से प्रॉपर भावलपुर नहीं में करवाया अपने गया। उन्होंने जलसे करवा में सकते किया थे, करवा नहीं करा सकते सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब पे बड़ी भारी जिम्मेदारी, और उनके वो तो तो- पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। बिल्कुल, इंसाफ इंसाफ मैं की तो हमेशा तहरीक। कहता हूँ ना अपने प्रोग्राम में कि ना वो इंसाफ मुहैया कर पाए, ना अपने मनसूबों से इंसाफ कर रहे हैं। सही, ये बात ठीक हो गया। यहाँ पे नाज़रीन हम लेंगे एक ब्रेक पर वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे।